एच.सी. वर्मा, साउंड वेव। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड टू साउंड वेव। एच.सी. वर्मा में बहुत शानदार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से हम सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे साउंड वेव से रिलेटेड। तो साउंड वेव के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ मून कैन यू हियर द साउंड ऑफ स्टोन क्रैकिंग बिहाइंड यू। ध्यान देंगे, यदि आप मून पे हैं तो मून पे किसी तरीके का एटमॉस्फेयर तो है नहीं, वहां पे जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो वहां पे साउंड आप सुन पाएंगे बाहर से, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि आपके पीछे कहीं पे स्टोन क्रैक हो रहा है तो उसका साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, उसको मीडियम की जरूरत होती है और मून पे किसी तरीके का मीडियम नहीं है। दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू हियर द साउंड ऑफ अ स्टोन क्रैकिंग, जो भी स्टोन वहां पे टूट रहा है उस तरीके की चीजें आप सुनाई आपको नहीं देगा। अगला इसी में क्वेश्चन है, कैन यू हियर द साउंड ऑफ योर ओन फुट स्टेप्स। यस, दिस इज करेक्ट। अब यहां पे समझेंगे, जब आप चलते हैं तो आपके फुट स्टेप के जो साउंड है आपके बॉडी के थ्रू प्रोपिगेट होगा बॉडी के अंदर, और आप की कानों तक वो पहुंचेगा और आप फुट स्टेप के साउंड्स को सुन पाएंगे, बिकॉज देयर इज मीडियम, आपके बॉडी के थ्रू वो सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू हियर वन वर्ड इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ परफेक्ट वैक्यूम। यदि आप परफेक्ट वैक्यूम में हैं और आप बोल रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको अपनी आवाज तो सुनाई देगी, क्योंकि जो ही आप यहां से बोलेंगे कान उसी के बाजू में है, प्रोपिगेशन यहीं पे हो जाएगा और आपके कान तक वो वाइब्रेशन पहुंच जाएगा और आपको सुनाई देगा। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कैन यू हियर वो योर फ्रेंड्स इन द सेम कंडीशन। नो, यदि आपका फ्रेंड बोल रहा है तो उसके फ्रेंड को आपके कानों तक आने के लिए वॉइस को मीडियम की जरूरत पड़ेगी, एंड देयर इज वैक्यूम, देयर इज नो सच मीडियम, सो यू कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ योर फ्रेंड इन द सेम कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वर्टिकल रॉड इज हिट एट वन एंड, व्हाट काइंड ऑफ वेव प्रोपिगेट्स इन द रॉड। बी पार्ट इसी में है, ए पार्ट है द हीट इज मेड वर्टिकली, बी पार्ट है द हीट इज मेड हॉरिजॉन्टली। तो देखो, ये एक रॉड है, इस रॉड को आप किसी स्टोन पे एट वन एंड, मान लेते किसी स्टोन पे आप ऐसे हिट करते हो, एक स्टोन को आप स्टोन पे एक रॉड को ऐसे हिट करते हो, इन दैट सिचुएशन जो वेव प्रोपिगेट होगा दैट वेव इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ऐसे वाइब्रेशन होगा और ये धीरे धीरे आपके हाथों तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप इसी स्टोन पे जो रॉड है उस रॉड को वर्टिकली हिट करते हो, इन दैट सिचुएशन, मान लीजिए आपने इसी स्टोन पे आपने वी ऐसे हिट किया, इन दैट सिचुएशन इस सॉलिड में जो द हीट इज मेड हॉरिजॉन्टली, यदि हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहां पे होगा ट्रांसवर्स, और यदि इफ द हीट इज मेड वर्टिकली, यदि आप वर्टिकली हिट करेंगे एक एंड को, तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होगा रॉड में। दिस क्वेश्चन नंबर 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों ही प्रोपिगेट हो सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट, two loudspeakers are arranged facing each other at some distance। दो लाउड स्पीकर है, मैं यहां बना देता हूं, मेरा डायग्राम थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन हम इसको लाउड स्पीकर ही समझेंगे। दो लाउड स्पीकर है, टू लाउड स्पीकर आर अरेंज्ड फेसिंग ईच अदर एट सम डिस्टेंस। Will a person standing behind one of the loudspeaker clearly hear the sound of the other। यदि एक पर्सन है किसी एक लाउड स्पीकर के जस्ट पीछे खड़ा है तो क्या वो दूसरे लाउड स्पीकर के वॉइस को क्लियरली सुन पाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। लाउड स्पीकर और द क्लियरिटी विल बी seriously damaged because of the collision of the टू वेव्स इन बिटवीन। देखो, दो वेव के कोलिजन से किसी तरीके कुछ होने वाला नहीं है, वेव आपस में प्रोपिगेट होकर आगे निकल जाते हैं। बात यहां पे ये आती है कि जब दोनों ही लाउड स्पीकर सेम इंटेंसिटी के हिसाब से बज रहे हैं तो जो इस लाउड स्पीकर की बात करें तो ये सामने की तरफ इंटेंसिटी यहां ज्यादा होगी और इस लाउड स्पीकर के जस्ट पीछे इंटेंसिटी कम होगी, और ये आप यदि इसके जस्ट पीछे खड़े हैं, इन दैट सिचुएशन इस लाउड स्पीकर की वॉइस आप तक कम इंटेंसिटी में आएगी क्योंकि आप जस्ट पीछे हैं, और इस लाउड स्पीकर की आवाज आप तक डायरेक्टली पहुंचेगी क्योंकि आप सामने खड़े हैं, तो इसकी क्लियरली वॉइस आप तक मिलेगी। बट कंडीशन इज, यदि इसका डिस्टेंस दूर कर दें,
यदि इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा हो तो इसकी जो इंटेंसिटी है, आप स्पीकर के पीछे खड़े हैं तो कम आवाज आ रही है, और इसका डिस्टेंस दूर हो जाने के कारण इसकी भी इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। इन दैट सिचुएशन आपको ओवरलैपिंग सुपरपोजिशन के कारण आपको डैमेज वॉइस या दोनों का इक्विवेलेंट वॉइस मिलने के चांसेस हैं, और उसी तरीके से पोजीशन पे इसका आंसर डिपेंड करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे चलते हैं। द वॉइस ऑफ अ पर्सन हु हैज इनहेल हीलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, helium has a remarkably high pitch, ये बिल्कुल सही है। Explain on the basis of resonant vibration of vocal cord filled with air and with helium। ध्यान देंगे, आप लोगों ने कपिल शर्मा शो देखा होगा, वेरी पॉपुलर। कपिल शर्मा शो में आप लोगों ने देखा होगा कि बैलून में आता है, कभी कभी दिखाते हैं कुछ एक्टर्स के साथ कि बैलून में भर करके हीलियम आता है, उसको इनहेल करते हैं, और जब बोलते हैं तो आपकी जो वॉइस की ट्यूनिंग है बहुत पतली हो जाती है, ऐसे 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 वॉइस निकलने लगते हैं। दिस इज बिकॉज आपका जो वाइब्रेशन है वोकल कॉर्ड का, वो वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो पिच है, बेसिकली उसका जो पिच है वो काफी हाई हो जाता है और आप पतले वॉइस में बोलने लगते हैं। हीलियम की खास बात यह है कि हीलियम में और आपके पास जनरल जो एयर है, उन दोनों में, हीलियम में देखो उसमें स्पीड ऑफ साउंड की जो स्पीड होती है वो 3 टाइम्स, लगभग 3 टाइम्स ज्यादा होती है, जबकि जनरल एयर में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये रियल लाइफ एग्जांपल में आप इनहेल करके आप खुद ही फील कर सकते हैं। मार्केट से बैलून लाइए, इनहेल करिए, और आप जब बोलेंगे तो आपकी पिच ज्यादा, पिच मीन्स व्हाट, जैसे फीमेल वॉइस और मेल वॉइस में फीमेल वॉइस की पिच ज्यादा है तो आपकी वॉइस रिलेटिवली फीमेल वॉइस, बेसिकली आप बोल सकते हैं आपकी पिच तीखी हो जाएगी, आपकी वॉइस तीखी हो जाएगी, थोड़ी सी पतली हो जाएगी, राइट, हीलियम इनहेल करने के बाद। यस, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। ड्रॉ डायग्राम टू शो द standing pressure wave and standing displacement wave for the third overtone made of vibration of an open organ pipe। open organ pipe means both end open। तो ध्यान देंगे, both end open के लिए मैं बना रहा हूं, ये है both end open के लिए। मैं पहले प्रेशर का बना रहा हूं, तो प्रेशर के ओपन एंड पे यहां पे नोड होगा। मैं एंड करेक्शन नहीं ले रहा हूं, आई एम नॉट कंसिडरिंग एंड करेक्शन। आप चाहे तो थोड़ा सा पीछे करके आप इसको एंड करेक्शन में भी काउंट कर सकते हैं। नोड के बाद अगला होगा एंटी नोड। एंटी नोड पे हम 2 पॉइंट यहां बना लेते हैं प्रेशर के हिसाब से, फिर हमें मिलेगा नोड के लिए यहां बनाया। नाउ दिस द एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल, ये फंडामेंटल हुआ। फंडामेंटल के बाद अगला होगा एंटी नोड एंड देन वी हैव नोड। ये एंटी नोड के लिए यहां पॉइंट बना देते हैं, नोड के लिए यहां बना देते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। उसी तरीके से नोड के बाद एंटी नोड एंड देन वी हैव नोड। अब ये फिर से बना और ये हो गया सेकेंड ओवरटोन। एक और बनाएंगे नोड के बाद, दिस इज एंटी नोड, और 2 पॉइंट हम यहां बना देते हैं, और एंटी नोड के बाद फाइनली दिस इज नोड, और ये बना अपना थर्ड ओवरटोन। आप सभी पॉइंट्स को आप मर्ज कर दें, यू विल गेट द प्रॉपर डायग्राम। यहां से नोड से चालू हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, काफी आसान है ये बनाना, आप बना सकते हैं, और यहां से कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बना अपना प्रेशर एम्पलीट्यूड। उसी तरीके से यदि मुझे प्रेशर एम्पलीट्यूड की तरह ही डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी बनाना है तो इसी में बनाएंगे हम। जैसे हमने एक ओपन ऑर्गन पाइप लिया है। ओपन ऑर्गन पाइप की खास बात यह है कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड में जहां नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में वहां एंटी नोड होगा, क्योंकि दोनों जो फेज है वो चेंज रहते हैं π/2 से। तो यहां पे यदि प्रेशर नोड है तो यहां पे जो होगा एंटी नोड होगा डिस्प्लेसमेंट का। यहां एंटी नोड है तो यहां नोड होगा, यहां नोड है तो यहां एंटी नोड हो जाएगा, यहां एंटी नोड है तो नोड, यहां नोड है तो एंटी नोड, यहां एंटी नोड है तो नोड, यहां नोड है तो दिस इज एंटी नोड, और यहां एंटी नोड है तो नोड, और यहां नोड है तो यहां एंटी नोड। देखो ओपन एंड पे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इन दैट सिचुएशन जहां कहीं भी ओपन एंड होगा, दैट ओपन एंड कंसीडर्ड एज एंटी नोड इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने बनाया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। और यदि मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, वी आर गोइंग टू जस्ट इन सभी पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे एंड अपना डायग्राम रेडी है। यस, सो दिस इज द थर्ड ओवरटोन, pressure amplitude, and this one is the displacement amplitude.
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चले. क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखेंगे इसको. Two tuning fork vibrate with the same amplitude, but the frequency of the first is double the frequency of the second. Which fork produce more intense sound in air? तो ध्यान देंगे, हमें पता है कि intensity is proportional to pressure amplitude का स्क्वायर. ये हमें पता है. या फिर इंटेंसिटी को बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, इंटेंसिटी I is equals to half P naught square by रो इंटू वी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. तो बेसिकली इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. प्रेशर एम्पलीट्यूड, देखो यहां पे 2 ट्यूनिंग फोक है, तो ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड. तो जो ट्यूनिंग फोक है, दिस द ट्यूनिंग फोक, इस ट्यूनिंग फोक का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज द सेम, मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज सेम. डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को हमें सेम करना है. तो हमें पता है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू बी बल्क मॉडुलस के वेव नंबर बी के और एस नॉट. ये जो है कि एस नॉट दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से इसका ऐसे रिलेशन होता है. तो यदि मैं प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नॉट लिखना चाहूं तो बी के इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई वी इंटू एस नॉट. ये होता है फॉर्मूला. पी नॉट को रिप्लेस करेंगे तो जो हमारा इंटेंसिटी होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो बल्क मॉडुलस कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एस नॉट भी कांस्टेंट है बिकॉज सेम एम्पलीट्यूड. अब आप सोच सकते हैं सेम एम्पलीट्यूड दिया है तो आप डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ही क्यों ले रहे हैं, आप प्रेशर एम्पलीट्यूड क्यों नहीं ले रहे हैं. देखो ट्यूनिंग फोक का एम्पलीट्यूड सेम होना मतलब डिस्प्लेस कर रहा है ना ट्यूनिंग फोक के जो प्रॉन्ग्स हैं, तो ये प्रॉन्ग्स डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ही सेम कर सकता है. ठीक है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड सेम है, वेरिएबल क्या है ओमेगा. इसका मतलब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा हमें पता ही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. तो इसका मतलब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर. तो यहां पे देखेंगे 2 ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट, तो बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड. तो यदि फ्रीक्वेंसी पहले की ज्यादा है तो पहले की इंटेंसिटी भी उसके स्क्वायर के हिसाब से वैरी करेगा, ज्यादा होगा. राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन डिस्कसिंग डॉपलर इफेक्ट वी यूज द वर्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी. बिल्कुल सही बात है. देखो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब यह हुआ कि जो लिसनर है, जो ऑब्जर्वर है, उसको बदली हुई फ्रीक्वेंसी महसूस होती है. इट डजंट मीन कि एक्चुअल सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदल गई है. सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलती भाई, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती. फ्रीक्वेंसी इज अ फेनोमेना ऑफ सोर्स, कभी बदलती नहीं है. अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट ये महसूस होती है कि बदल गई, लेकिन बदलती नहीं है. ओके, अब आगे चलते हैं. डज इट मीन दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज स्टिल दैट ऑफ द सोर्स? क्या इसका मतलब साउंड की जो फ्रीक्वेंसी और सोर्स के बराबर ही है? यस. एंड इट इज सम साइकोलॉजिकल फेनोमेना इन द लिसनर्स ईयर दैट गिव्स राइज टू डॉपलर इफेक्ट. देखो दैट राइज टू डॉपलर इफेक्ट. थिंक फॉर द ऑब्जर्वर्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सोर्स. एंड देखो जब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, यदि सोर्स पहुंच रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो मान लीजिए कि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रुका पड़ा हूं, सोर्स है मेरे नजदीक आ रहा है, तो उसने जो मुझे पहली फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी और कुछ देर बाद जब दूसरी रिसीव होगी, तो एक्चुअल में जो सोर्स ने भेजा है जितने समय बाद एक्चुअल मुझे उससे कम समय में ही रिसीव हो जाएगी, क्योंकि सोर्स तब तक मेरे पास आकर के और नजदीक आ जाएगा, तो मुझे रिलेटिवली जल्दी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. सिमिलर इन केस ऑफ यदि सोर्स रुका हुआ है और ऑब्जर्वर खुद ही इसी के पास जा रहा है, तो मैं खुद ही उसके पास जा रहा हूं, सोर्स रुका हुआ है, मैं उसके पास ही जा रहा हूं, तो मुझे जो अभी कोई वेव रिसीव हुआ तो वो तो रेगुलर इंटरवल पे करेगा. सोर्स है, रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है. मान लेते फॉर एग्जांपल कि रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, तो मुझे अभी सुनाई दिया. मैं यदि रुका रहता तो एग्जैक्ट उतने ही समय बाद सुनाई देता जितने समय में ये नेक्स्ट वेव रिलीज करेगा. लेकिन मैं रुका नहीं हूं, मैं और उसके पास पहुंच गया, तो मुझे जो वेव सुनाई देगा नेक्स्ट वाला वो तो जल्दी सुनाई दे देगा ना. इसका मतलब सोर्स तो अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन मैं सुन ले रहा हूं जल्दी क्योंकि मैं नजदीक पहुंच रहा हूं. दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डॉपलर इफेक्ट. ठीक है, चलिए. सो दिस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहीं तक है. थैंक यू सो मच.